नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा दिवस है जो हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो है हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें शून्य भेदभाव दिवस का, तो यह जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के मध्य प्रदेश से हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? जी हाँ, भारत के मध्य प्रदेश से हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जो है मध्य प्रदेश से हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। और किस वर्ष? तो वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश से हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में डैश के द्वारा की गई थी? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में की गई थी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कब? तक 19वीं शताब्दी के मध्य में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में की गई थी। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? जी हाँ, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो अगस्त 1574 में पटना यानी बिहार में अकबर ने किसे पराजित किया था? जी हाँ, 1574 में बिहार में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो दाऊद खान को पराजित किया था 1574 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो महाजनपद युग के दौरान वज्जियों की राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में थी? जी हाँ, महाजनपद युग के दौरान वज्जियों की राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में थी? तो वैशाली में थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो ग्राम पंचायत निकाय को प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें प्रधानमंत्री का, तो संसद के सदस्य प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? जी हाँ, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो वर्ष 1975 को सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्ष 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बट
बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो अलकनंदा नदी किस हिम नदी से निकलती है? जी हाँ, अलकनंदा नदी जो है निम्नलिखित में से किस हिम नदी से निकलती है? तो सतोपंथ हिम नदी से निकलती है अलकनंदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करिए सतोपंथ का, तो सतोपंथ ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश द्वारा दी गई है? जी हाँ, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दी गई थी? तो भारत के द्वारा दी गई है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु द्वारा इसका रख रखाव और संचालन किया जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप याद रखिएगा। हाँ, निम्न में से वो कौन सा बांध है जो केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु द्वारा इसका रख रखाव और संचालन किया जाता है? तो मुल्ला पेरियार बांध जो है ये केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु द्वारा इसका रख रखाव और संचालन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, मोपला विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे मालाबार विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, यानी मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल डैश की तारीख से 5 वर्ष के लिए होगा? जी हाँ, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तारीख से 5 वर्ष के लिए होगा, ये आपको दिए गए विकल्प के अनुसार बताना है। तो उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए होगा प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 1992 में पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। करीब 15 नंबर प्रश्न का, तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? जी हाँ, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची जो था ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इटली यात्री था मनुची जो 1653 से ईस्वी के बीच मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, रासलीला किस राज्य का नाट्य नृत्य रूप है? जी हाँ, रासलीला जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का नाट्य नृत्य रूप है? तो उत्तर प्रदेश का नाट्य नृत्य रूप है रासलीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? जी हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? जी हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश की विजय हुई थी? तो ब्रिटेन की विजय हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। जी हाँ, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप याद रखिएगा। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताना है आपको जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो उदंत मार्तंड जो था अखबार, इसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था कोलकाता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
20 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किन से है? तो बागवानी और शहद से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था, ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, जो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और केटोलॉजी के अंतर्गत मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, हमारी हड्डियां किस प्रकार की उत्तक है? जी, हमारी हड्डियां जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अस्थि उत्तक एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग शोषण में शामिल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो शोषण में शामिल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये शोषण में शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण क्या है? जी हाँ, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो तंत्रिकीय प्रतिक्रिया के कारण जो है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मोनोसाइट जो है ये रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और रक्त एक विशेष संयोजी उत्तक है जिसमें द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और निर्मित तत्व होते हैं। साथियों, अगर सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकृति में मंदन हमेशा डैश होता है? जी हाँ, प्रकृति में मंदन हमेशा धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक होता है प्रकृति में मंदन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। फैथोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो चलती कार में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जी हाँ, चलती कार में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थानांतरण और घूर्णन की गतिज ऊर्जा होती है चलती कार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? जी हाँ, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का, जो नियम था आइजैक न्यूटन ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर डैश पर आधारित है? जी हाँ, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो है निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो पॉजिट्रॉन के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का क्वेश्चन नंबर 32 का, तो सबसे सक्रिय धातु जो है कौन सा है? जी हाँ, सबसे सक्रिय धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी एस यानी सीजियम जो है सबसे सक्रिय धातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न का, तो भारी अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है? जी हाँ, भारी अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या है क्या है? तो न्यूट्रॉन की तुलना में
कम है भारी स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो एल्यूमीनियम की परमाणु संख्या कितनी है? बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। जी हाँ, एल्यूमीनियम की परमाणु संख्या कितनी है या एल्यूमीनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है एल्यूमीनियम की परमाणु संख्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसके सिंबल का, तो एल इसका सिंबल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। बात करिए आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो किस खनिज को फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस खनिज को फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है? तो पाइराइट को फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूर्खों का सोना कहा जाता है पाइराइट को। ठीक है। और यह एक सामान्य सल्फाइड खनिज है। साथियों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।